हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय विचारक व उनका शिक्षा दर्शन। हमने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखी है, उसमें हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और उनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या होती है वो हमने देखा था। सेकंड वीडियो जो थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में थी। एंड ये आज थर्ड वीडियो है जो कि शैक्षिक विचार किसका है, गिजुभाई वधेका का। ये आपके सुपरटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गिजुभाई वधेका का जो पूरा नाम है, इनको हम गिरजा शंकर भगवान जी भी कहते हैं और इनका जन्म हुआ था 15/10/1885 को, यानी 15 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था और एक चीतल गांव में हुआ था, सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो एक पार्ट है, गुजरात का ही उप क्षेत्र है, आज़ादी से पूर्व का भाग था। और इनके पिताजी जो थे वो श्री भगवान जी बघेला थे और माता इनकी काशिवा थी। ये डॉक्टर मारिया मांटेश्वरी जो थे, मारिया मांटेश्वरी के बारे में जिन्होंने ज्ञानेंद्रियों के बारे में जिन्होंने बताया था कि बच्चे अपने कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करके सीखते हैं। तो इन्होंने जो गिजू भाई थे, ये डॉक्टर मारिया मांटेश्वरी के शैक्षिक विचार से बहुत प्रभावित थे और उनका उन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। तो इसी प्रभाव के कारण उन्होंने भावनगर में मांटेश्वरी संघ की स्थापना की। गिरजा शंकर भगवान जी बधेका का मानना था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है, उनका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ऐसा ये मानते थे कि एक अध्यापक क्या होता है, एक बच्चों के लिए क्या होता है, मार्गदर्शक होते हैं। इसीलिए अध्यापक जो है उसका ट्रेंड होना आवश्यक है। इसीलिए आप सभी इस टाइम देखिए डीएलएड बीएड चल रहा है, बीएलएड चल रहा है, ताकि जो टीचर बने बच्चे हैं वो ट्रेंड हो। और गिजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित के रूप में मानते थे। ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे विश्वास रखते थे और एजुकेशन को जो मानते थे, एजुकेशन को एज अ चाइल्ड सेंटर एजुकेशन मानते थे। इनका ये मानना था कि जो भाषा ज्ञान है, किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग है, वो मातृभाषा से प्रारंभ किया जाना चाहिए। उसमें अक्षर ज्ञान, पढ़ना लिखना सिखाना आदि सम्मिलित है। इनकी रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। पहली जो इम्पोर्टेंट रचना है दिवा स्वप्न, ये पूछा जाता है। अन्य जो रचनाएं हैं वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन इनकेस आ गया एग्ज़ाम में तो आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ऊँट के पैर में सड़े, ऊँट के पैर सड़े, काली गौरैया, ये इम्पोर्टेंट है। तड़ तड़ तड़ाक, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्ली के गले में घंटियाँ, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण भी इम्पोर्टेंट है। और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए कि बालक का समुचित शारीरिक विकास करना क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालक की मानसिक एवं सृजनात्मकता शक्तियों का विकास करना क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाने क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नैतिक विकास करना चाहिए बालकों में। अब आते हैं शिक्षण विधि, इन्होंने कौन सी टीचिंग मेथड की बात की थी। तो बेसिकली ये मांटेश्वरी जी के शैक्षिक पद्धति से बहुत प्रभावित थे, मारिया मांटेश्वरी जी के। तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने जो शिक्षण विधि दी, इन्होंने खेल विधि जो फ्रोवेल की है, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी व नाटकों द्वारा सीखने पे ज़्यादा बल दिया था। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये अब नोट कर लीजिएगा। उन्होंने बाल देव भव का सूत्रवाक्य प्रतिपादित किया था। किसने किया था? इन्होंने बाल देव भव, यानी इसका अर्थ क्या है, बालक जो होते हैं वो देव के समान है और शिक्षक क्या है, पुजारी के सदृश होते हैं और छात्र क्या होते हैं, देव होते हैं। ये पूछा जा सकता है कि ये जो वाक्य दिया है किसने दिया है, तो इन्होंने दिया था। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि गिजू भाई अपने बाल छात्रों के बीच में मूंछों वाली माँ के रूप में पहचाने जाते थे।
मूंछों वाली माँ के रूप में क्या पहचाने जाते थे। इन्होंने बाल मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, इन्होंने बाल मंदिर भी बनवाया था क्योंकि ये विद्यालय को एज अ मंदिर की तरह मानते थे। इनके अकॉर्डिंग स्व अनुशासन पर अधिक जोर दिया था। इन्होंने दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया था कि बच्चों को मारना, ऐसा सभी विचारक जो भारतीय विचारक थे, चाहे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, स्वामी विवेकानंद, वो दंड के खिलाफ थे। तो इनका मत था कि विद्यालय एक मंदिर है। जैसे कि मैंने बताया, ये बाल मंदिर बनवाया था इन्होंने। वहाँ पर का वातावरण कैसा होना चाहिए? उल्लासमय होना चाहिए। वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए क्योंकि जो विद्यालय एक मंदिर के समान है। तो अगर डेफिनेशन पूछता है, स्टेटमेंट आता है, जनरली स्टेटमेंट ही पूछे जाते हैं। तो अगर पूछेगा कि गिजू भाई ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, तो वो भी हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहा था इन्होंने। गिजू भाई के अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे, ऐसा इन्होंने कहा था। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि सर्वांगीण विकास करना। तो सर्वांगीण विकास का जो मतलब था गांधी जी के अकॉर्डिंग, वो थोड़ा अलग था, वो आगे हम पढ़ेंगे। इनके अकॉर्डिंग था कि वास्तविक शिक्षा वह है जो सर्वांगीण विकास करे। और ये पूछा जा सकता है कि कितनी मौलिक पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। तो गिजू भाई ने 15 मौलिक पुस्तकें लिखी हैं। और ये इम्पॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये पूछा जा सकता है कि वास्तविक शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करे, ऐसा गिजू भाई ने कहा था। और गिजू भाई ने ये भी बोला था कि गिजू भाई ने 15 मौलिक पुस्तकें भी लिखी थी। नेक्स्ट आपका है महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन क्या है। तो ये भी देख लेते हैं, छोटा टॉपिक ही है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। इसमें बस रचनाएं पूछी जा सकती हैं और कथन पूछा जा सकता है। कथन यहाँ से ऐसे एज इट इज उठा के प्रश्न रख दिया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में काठियावाड़ के पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे और माता पुतलीबाई थी। ये 1914 में भारत लौटे थे। ये अफ्रीका में वकालत करते थे और 1914 में भारत लौटे थे। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो गांधी जी से रिलेटेड हैं, वो जान लेते हैं हम। 1914 में इन्होंने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। 1915 में ये साबरमती आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने। और 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह किया था। और 1919 में इन्होंने सत्याग्रही पत्रिका का संपादन भी शुरू किया था। इन्होंने यंग इंडिया, हरिजन, भूदान यज्ञ, ये पत्रिकाएं इन्होंने संपादित किए थे। इनका मत था मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। सांस्कृतिक न्यू है, प्राथमिक वस्तुएं हैं। मतलब इन्होंने क्या बोला था कि जो शिक्षा होनी चाहिए उसमें अपनी संस्कृति से जुड़ाव होना चाहिए। जैसे कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए तो अपने संस्कृति के अंदर देना चाहिए, कि अपने संस्कृति के बारे में जोड़ के देनी चाहिए। ठीक है, ये फॉरेन, क्योंकि जब ब्रिटिश थे तो जो हमारे इंडियन कल्चर थे उनका क्या हुआ था, एकदम बहिष्कार कर दिया गया था। तो ये चाह रहे थे जो हम अपने इंडियन कल्चर हैं उसको अपनी शिक्षा से जोड़ें। यानी हम, ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ाई करें बट अपनी संस्कृति भूल जाएं, इनका ये मानना था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे कि पूछी जा सकती हैं, हिंद स्वराज, नीति धर्म, बेसिक शिक्षा, नई शिक्षा की ओर, मेरी आत्मा की वेदना, हिंदू धर्म, युद्ध में अहिंसा, शांति। क्योंकि इनको सत्य हिंसा का पुजारी कहा जाता था तो ये हिंसा नहीं चाहते थे, इसलिए युद्ध में अहिंसा नाम की इन्होंने रचना भी की है। इनके अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये स्टेटमेंट ही जनरली आता है। शिक्षा से मेरी अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ यानी मानव के शरीर, मन, आत्मा और अंतर्निहित सर्वोत्तम या श्रेष्ठतम शक्तियों का क्या है, सर्वांगीण प्रकटीकरण है। यानी प्रकट किया जाए, उसको एक्सप्रेस कर दिया जाए। जो व्यक्ति के अंदर शक्तियाँ हैं, चाहे वो मन की हो और आत्मा की हो, शरीर की हो, जो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम शक्तियाँ हैं उनका सर्वांगीण क्या है, प्रगटीकरण है। इसको एक्सप्रेस किया जाए, उनको बाहर लाया जाए। इन्होंने और क्या कहा था कि शिक्षा को मानव का आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक योग्यताओं को बाह्य रूप से प्रकट करने वाली प्रेरक शक्ति मानते थे। ये जो थे ये शिक्षा को क्या मानते थे, जैसे सर्वांगीण विकास करने के लिए इन्होंने भी बोला था
तो इनके अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो मानव के आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक योग्यताओं को बाह्य रूप से प्रकट करने वाली क्या है, एक प्रेरक है। ठीक है, या फिर ये सर्वांगीण विकास का एक साधन इसको मानते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, 3 Rs यानी रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक को 3H हैंड, हेड और हार्ट में परिवर्तित करने पर बल दिया। यानी ये जो 3R है, यानी रीडिंग, लेखन, पठन, और ये अरिथमेटिक को क्या किया इन्होंने बोला कि इसके स्थान पे हम मस्तिष्क, मन और हाथों के विकास पर बल देंगे, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हम अपने दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करेंगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, और हम व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देंगे। यानी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन की बात की इन्होंने जनरली, कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जो हमें व्यवसाय दे सके। तो इन्होंने हस्तशिल्प पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया था, हस्तकला पे, कि बच्चे कला सीखेंगे, हाथों से चीज़ें बनाना सीखेंगे, तो वो क्या है, उनको व्यवसाय मिलेगा। तो इन्होंने ज़्यादातर दिमाग, मन और हार्ट, यानी कह सकते हैं दिमाग, हेड आपका हार्ट हो गया, और हैंड, इन तीनों को क्या बोला, ज़्यादा बल दिया इन्होंने, कि हम ऐसी शिक्षा दें जिसमें बच्चे अपने हाथ, मस्तिष्क और क्या, अपने मन को ज़्यादा प्रयोग करें अपने आप, और क्या करें, अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, यानी व्यवसाय मिले उनको उससे। ऐसी शिक्षा नहीं कि बस हम डिग्री इकट्ठा करते जाएं और उस डिग्री का कोई वैल्यू ना हो, यानी हमको जिससे जॉब नहीं मिल रहा है, हम उस डिग्री को लेकर करेंगे क्या। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा क्या है, वह है जो बालकों के आत्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट करने एवं उत्तेजित करती है। शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के अंदर गुण हैं, आत्मिक हैं, बौद्धिक हैं, शारीरिक क्षमताएं जो हैं वो बाहर लाने में मदद करती है। तो इन्होंने ज़्यादातर व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। उनका कहना था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होनी चाहिए। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं अपने जीवन के लिए, उसी तरीके से शिक्षा हमारे लिए क्या होनी चाहिए, एक बीमा होनी चाहिए, बीमा की तरह, जो हमें बेरोजगार ना, हमें रोजगार दे। मतलब आजकल तो आप कह सकते हो कि इतनी बेरोजगारी है, स्पेशली यूपी में, कि सभी डीएलएड होल्डर, डिग्री वाले और टेट क्वालिफाइड, सीटेट क्वालिफाइड हैं, पर वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये क्या शिक्षा ऐसी नहीं हो जो हमें जॉब ही ना दे। ये तो गवर्नमेंट की तरफ से फॉल्ट है कि वो वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो ये शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए, इनका मानना था। ऐसी शिक्षा हो जो हमें रोज़गार दे। ठीक है, एक बीमा है हमारे लाइफ के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे शिक्षण विधि। इन्होंने टीचिंग मेथड क्या यूज़ किया था। उनका मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिससे बालक का सक्रिय हो, निरीक्षण करे, प्रयोग करे और क्या हो, सेल्फ स्टडी करे। ऐसी शिक्षा की इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुशासन की। क्या बात की, यानी डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। इन्होंने प्रभावात्मक अनुशासन के जो थे ये पक्षधर थे। इनका मानना था शिक्षक को अपने व्यवहार से प्रभावित करना चाहिए बच्चों को, कोई दंड दे के नहीं। ये भी दंड के विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे बच्चों को कोई भी फिजिकल या मेंटल कोई भी पनिशमेंट मिले। ठीक है, तो ये दंड के विरोधी थे। इनका मानना था कि बालक जो है ये शिक्षा का क्या है, केंद्र बिंदु है। और ये स्त्री शिक्षा के भी प्रबल क्या थे, सपोर्टर थे, पक्षधर थे। अब आते हैं सह शिक्षा क्या होती है, को एजुकेशन। इन्होंने को एजुकेशन की बात की थी। इन्होंने कहा था सह शिक्षा का प्रश्न खुला छोड़ दिया गया है, यह समय की भावना के अनुसार स्वयं निमित्त हो जाएगा। ये क्या है को एजुकेशन। को एजुकेशन मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ साथ में पढ़ें, और इसका जो अधिकार है ये बच्चों के पेरेंट्स के पास है कि वो अपने बच्चे को कहाँ भेजना चाहते हैं, किस विद्यालय में भेजना चाहते हैं। इसका चयन बच्चों के माता पिता के पास है। अगर उनको, क्योंकि
पेरेंट्स पहले क्या होता था, वो कोएड में नहीं भेजते थे, गर्ल्स कॉलेज में ही अभी भी भेजा जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि सेफ़ नहीं होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो इनका ये मानना था कि ये समय के साथ छोड़ देना चाहिए, कि पेरेंट्स के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों को किस विद्यालय में भेजना चाहते हैं। तो इन्होंने सहशिक्षा की बात की थी, क्योंकि ये खुले विचारों के थे। गांधी जी का ये मानना नहीं था कि लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं था कि अलग पढ़ेंगे। गांधी जी सहशिक्षा के बारे में एकदम खुले विचार वाले थे। ये प्रयोगवादी थे, ये चाहते थे बच्चे जितना प्रयोग करें। मतलब व्यावसायिक शिक्षा की बात की थी, वोकेशनल एजुकेशन, तो बच्चे ज़्यादा प्रयोग करेंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, हस्तकला सीखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1937 में वर्धा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा या नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। ये पूछा जा सकता है कि 1937 में बेसिक एजुकेशन पॉलिसी दी थी इन्होंने, नई शिक्षा तालीम बनाई थी, प्रस्तावित किया था। ये नई तालीम शिक्षा का अर्थ क्या है? इन्होंने बताया कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है, यानी सर्वांगीण विकास करती है ये बुनियादी शिक्षा। जब तक इन तीनों शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता तो इसका कोई मूल्य नहीं होता। यानी हमारे मस्तिष्क का, शरीर का, आत्मा का, इन तीनों का अगर कोई कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य नहीं होगा तब तक हमारी शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं होगा, ऐसा ये मानते थे। अब आते हैं इनकी बेसिक शिक्षा रूपरेखा की विशेषताएं क्या, जो इन्होंने 1937 में बुनियादी शिक्षा दी थी। इसके कुछ विशेषताएं हैं, इसकी रूपरेखा में क्या विशेषताएं थी। इसमें बात की गई थी कि उन्होंने बोला था कि बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चे जो होंगे वो शिक्षा का मूल केंद्र बिंदु होंगे, और शिक्षा जो होगी वो मातृभाषा के रूप में दी जाएगी बच्चों को। पूरी शिक्षा जो होगी स्वावलंबी होगी, और बच्चों को अपने कार्य के मतलब अपने कार्य को करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, क्योंकि बच्चे जिस फील्ड में चाहते हैं उस चीज़ों को सीखें। व्यावसायिक शिक्षा की इन्होंने बात की थी, तो बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड हैं उसमें जाएं, ये अच्छी बात है। इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की है, क्योंकि ऐसा एजुकेशन कोई मतलब नहीं है जो हमें जॉब नहीं दे सकती, या जिससे हम अपनी मतलब अपने जीवन के लिए खर्च ना इकट्ठा कर सके, पैसे नहीं कमा सकते, तो वो बेकार है उनके लिए, ऐसा मानते थे। क्योंकि इन्होंने बोला था कि एजुकेशन क्या है, बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा है, यानी जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उस तरीके से इन्होंने बोला था। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके, अपने लिए पैसे कमा सके। तो इस तरीके की इन्होंने बेसिक एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने बात की थी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।